देखिए दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में अखंड भारत के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं कि हमारा अखंड भारत, जो कि एक विशाल भारत राष्ट्र कहलाता था, वो अखंड भारत आज के इंडिया में कैसे बदल गया। कितने एक्सटेंसिव प्लानिंग और टैक्टिक्स को यूज करके हमारे अखंड भारत राष्ट्र को इतने टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारा भारत राष्ट्र अभी भी पूरी तरह से अखंड भारत के तौर पे रहता, तब हमारे देश का टोटल एरिया 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर होता, यानी कि 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स होता। और इतने बड़े देश में 190 करोड़ की आबादी, यानी कि पूरी दुनिया की 25% ऑफ द पॉपुलेशन इसी देश में रह सकती थी। लेकिन हमें हमारे स्कूल्स में इस अखंड भारत के मैप के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। हमें एक पार्टीशन, टूटा हुआ भारत का पार्ट ही पढ़ाया गया, जबकि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री अखंड भारत यानी कि भारत राष्ट्र के बारे में थी, जो इतना एक्सपेंसिव और इतना फेमस था कि दुनिया भर के लोग आके हमारे भारत देश में वाहवाही करते थे। इसीलिए हमारे भारत राष्ट्र को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, ये जो पार्टीशंस हमारे राष्ट्र की हुई है, वो अचानक से नहीं हुई है। वो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ काफी सालों के मेहनत के बाद हुई है। और अगले कुछ मिनट में हम बात करेंगे इस पार्टीशन के पूरे हिस्टोरिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजशेखर और आप देख रहे हैं द राजशेखर शो। इस वीडियो में हम 3 चीजें बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि कैसे अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हमारे देश का जो पार्टीशनिंग हुआ है, वो एक्चुअल में एक टैक्टिकल प्लानिंग के साथ हुआ है और वो एक एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है, जो कि एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। और कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को इतनी बुरी तरह से बांटा ताकि हमारे देश को ट्रेडिंग में ग्लोबली बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़े। पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में भारत का जियोग्राफिकल रेंज कितना बड़ा था। जब हम पुराने रिकॉर्ड्स और मैप्स को देखते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि आज का अफगानिस्तान, जो कि हमारा अखंड भारत का गांधार राज्य था, वहां से लेकर म्यांमार यानी कि ब्रह्मदेश तक, ऊपर हिमालय से लेकर नीचे हिंद महासागर तक, ये पूरा हमारा अखंड भारत था। ये एक सिंगल कल्चरल और इकोनॉमिक ब्लॉक था, जिसके चलते हम दिल्ली से बिना किसी वीसा या पासपोर्ट के डायरेक्ट ट्रेन से या फ्लाइट से कोलंबो जा सकते थे। लेकिन आखिरकार ये बदला कैसे? हमारे इस विशाल भारत राष्ट्र को अचानक से नहीं, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही चालाकी से छोटे छोटे पीसेस में बांटा गया। चलिए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। 1802 में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के इस मेनलैंड को अलग करके एक सेपरेट क्राउन कॉलोनी बना दिया। और इस पार्टीशन के पीछे दोस्तों कोई भी रेवोल्यूशन या फिर लोकल रिवॉल्ट नहीं था। ये प्योरली ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया ताकि हमारे इंडियन मैरीटाइम को ट्रेडिंग से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए और हमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा दिक्कत पहुंचाई जाए हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में, और इंडियन ओशन पे हमारा कंट्रोल हमेशा के लिए स्प्लिट कर दे। मेन बॉडी से दूर करके उन्होंने एक परमानेंट नेवल हब बनाया जो मेन लैंड से कट आउट रहे। फिर आता है अफगानिस्तान। 1893 में मॉर्टिमर दुरान ने एक लाइन खींची, जिस लाइन को हम दुरंत लाइन बुलाते हैं, और इस लाइन ने हमारे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे को हमारे देश से पूरी तरह से काट दिया। गांधार, जो कभी हमारे कल्चरल आइडेंटिटी का गेटवे था, उसे हमसे अलग करके एक परमानेंट बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि रशियन एम्पायर के एक्सपेंशन को रोका जा सके। सिर्फ इस एक डिसीजन के चलते हमारे इंडिया का पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने का एंशिएंट रूट पूरी तरह से अलग कर दिया गया। फिर आता है म्यांमार। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को इंडिया से अलग मानकर उसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और इस पार्टीशन के पीछे का रीजन था स्ट्रेटेजिक रिसोर्स प्रोटेक्शन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंट मूवमेंट के चलते बर्मा से एक्सट्रैक्ट होने वाले मिनरल, ऑयल और टिम्बर से हाथ धो बैठे। और इसके पीछे का उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, जो हमारे देश का कंटिन्यूअस जियोग्राफिक ब्लॉक था उसे हर तरफ से तोड़ दे, जिसके चलते भारत कभी भी एक पूरी तरह से यूनिफाइड लैंड और रिसोर्स पावर ना बन सके। आप ये बात समझिए, जब तक हमारे देश का सिविलाइजेशनल मैप बड़ा रहता है, तब तक हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट और हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस उतना ही ज्यादा सॉलिड रहता है। और इसी वजह से हमारे आइडेंटिटी को छोटा करने के लिए, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराने के लिए सबसे पहला अटैक उन्होंने हमारे देश के मैप पर किया। हमारे देश को इतने पार्ट्स में विभाजित कर दिया ताकि हम एक कंप्लीट यूनिफाइड पावर ना बन सके। अब आते हैं अगले लेवल पे, जहाँ पे बहुत सी गंदे टैक्टिक्स यूज करे गए थे हमारे देश को पार्टीशन करने के लिए। क्या आपको ये पता है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ा था,
तो उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उनका सबसे बड़ा डर ये था कि अगर ये यूनिफाइड सेल्फ गवर्निंग सिविलाइजेशन वापस से खड़ी हो गई तो ये देश उनके ग्लोबल कंट्रोल और उनके मैरीटाइम रूट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। और इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने मिलिट्री टर्म्स का यूज किया और उन्होंने बफर स्टेट्स बनाया। देखिए, अफगानिस्तान और तिब्बत को डेलिबरेटली बफर स्टेट्स बनाया गया ताकि हमारा रशिया और चाइना से हमेशा बॉर्डर बना रहे, जिसके चलते हम कभी भी डायरेक्टली सेंट्रल एशियन ट्रेडिंग रूट से ना जुड़ पाए। जो रास्ता हमें सिल्क रोड और पूरी दुनिया से जोड़ता था, उस रास्ते को ब्रिटिशर्स ने परमानेंटली जियोपॉलिटिकली ब्लॉक कर दिया। और फिर आता है दोस्तों हमारे देश का 1947 का पार्टीशन। देखिए दोस्तों, ये पार्टीशन एक हाईली कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकली इंजीनियर्ड ग्रिड था। सिरिल रैडक्लिफ ने जब पार्टीशन किया था तब उसने डेलिबरेटली ऐसी लाइंस खींची जिसके चलते परमानेंटली वाटर, लैंड और कल्चरल डिस्प्यूट्स पैदा हो सके, क्योंकि जिस तरह से बंगाल और पंजाब को बांटा गया था उसके चलते एक परमानेंट लैंड और वाटर डिस्प्यूट खड़ा हो जाए और इस डिस्प्यूट की वजह से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, जिसके चलते वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे। रैडक्लिफ लाइन ने नेचुरल इरिगेशन पाथ्स और खेती बाड़ी के इंटीग्रेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उसने बॉर्डर को इतना अनस्टेबल कर दिया ताकि इस सब कॉन्टिनेंट के देश कभी भी एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर इमर्ज ना हो सके और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक मैटर्स में ही उलझे रह जाएं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न डीप स्टेट मैट्रिक्स के बारे में। ये वो सच है दोस्तों जो आज हमारे आंखों के सामने घूम रहा है, पर हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। जब हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक अखंड भारत का एक म्यूरल, एक मैप लगाया जाता है, तब हमारी अपनी ही ब्यूरोक्रेसी और अपनी ही लीगल सिस्टम चिल्लाने लगती है। और सिर्फ वो ही नहीं, हमारे पड़ोस के देश भी परेशान होने लगते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारी अपनी गवर्नमेंट और हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स उसे डिफेंड करने में क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों इसे सिर्फ एक कल्चरल मैप बोलकर इस मैटर को शांत करने की कोशिश करी जाती है? इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपिंग। क्योंकि आज भी हमारे देश के जो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ASI हो या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो या हमारा लीगल फ्रेमवर्क हो, वो अभी भी उसी कॉलोनियल माइंडसेट और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉस और डेफिनेशंस पर चल रही है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ट्रेन ही इस तरह से किया गया है ताकि वो पुराने ही कॉलोनियल और ब्रिटिशर के माइंडसेट से चले, ना कि एक ग्रेट सिविलाइजेशनल पाथ की तरफ। और अगर हमारा सिस्टम इस पूरी हिस्ट्री की रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा तो पिछले 70 साल का जो सूडो सेक्युलर नैरेटिव था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। आज भी बॉर्डर्स में जो तनाव चल रही हैं, जो पार्टीशंस की बात हो रही हैं, जो वॉर्स चल रहे हैं, वो एक सोची समझी साजिश है। ये एक्चुअल में सनातन आइडेंटिटी को उसी कॉलोनियल केज में बांध कर रखने की कोशिश है, जिसके चलते आज भारत का इतना विभाजन हुआ। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। आज का जो स्मार्टफोन डेमोक्रेटाइज्ड यूथ है ना, वो अब स्कूल्स और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के बनाए हुए बायस टेक्स्ट बुक्स के हॉस्टेज नहीं है, क्योंकि आज का यूथ कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स खुद निकाल कर पढ़ रहा है। वो अपनी सिविलाइजेशनल मैप्स को देख रहा है और वो अपने हिस्ट्री को पहचान रहा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम अखंड भारत वापस से एस्टैब्लिश कर पाएंगे? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में और हमारे सिविलाइजेशनल मैप के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।